नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। और अपन बात कर रहे थे राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में, जिसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है। और आज अपन राजस्थान के इतिहास में सभ्यता को लेकर पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अपन थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और किस तरीके से अपन ने अध्ययन किया। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, अपन ने राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने 3 स्तर पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने देखा था स्रोत के आधार पर। तो अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर अपन ने पढ़ा था पत्थरों की उपयोगिता के आधार पर पाषाण काल। तो उसमें अपन ने पूर्व पाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के अंदर अपन ने 3 तरह के पत्थरों के बारे में अध्ययन किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लीवर, शॉपर और हैंड एक्स। ठीक है। फिर इसमें अग्नि का आविष्कार वगैरह हो गया था। और वहाँ से अपन ने पढ़ा कि भारत में सर्वप्रथम पल्वरम तमिलनाडु नामक स्थान से रॉबर्ट बुशफोर्ड नामक एक व्यक्ति था, जिसने 1863 में पूर्व पाषाण काल के पत्थरों की खोज की थी। फिर अपन ने मध्य पाषाण काल की बात की। यहाँ पे अपन ने 2 तरह के उपकरण पढ़े, औजार पढ़े, स्क्रैपर और पॉइंटर। ठीक है ना। और यहाँ इस काल के अंदर सबसे पहले जो औजारों की खोज की थी वो 1867 ईस्वी में की थी, यानी 1867 ईस्वी में की थी CL कार्लाइल के द्वारा, जिन्होंने विंध्य पर्वत क्षेत्र से ये निकाले थे खोज करके। फिर अपन ने बात की थी नवपाषाण काल की। और नवपाषाण काल में अपन ने पढ़ा था 1960 ईस्वी टोस नदी घाटी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, और लेमने सुरीपर ने यहाँ से औजारों की खोज की थी। और इसी के अंदर अपन ने मेहरगढ़ पढ़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल माना जाता है। और भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर का बुरजोम था। ठीक है। फिर अपन ने कोल्डी हवा पढ़ा था। कोल्डी हवा के अंदर से चावल के साक्ष्य पढ़े थे, और यहाँ पे ही धान के जुते हुए खेत के साक्ष्य अपने को, मतलब धान के जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और अपन ने चीज़ पढ़ी थी कि राजस्थान में पुरातात्विक स्रोतों का जो पाषाणकालीन उपकरण है उनको खोजने का जो श्रेय जाता है वो CL कार्लाइल के द्वारा जाता है। तो ये थी अपनी सामान्य जानकारी जो अपन ने पढ़ी थी। और आज अपन जो चीज़ें अध्ययन करने वाले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अपन अपने जो मेन टॉपिक है सभ्यता का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर अपन देखते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में इतिहास का जनक, अब देखो इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत इतिहास की जानकारी होनी जरूरी है। इतिहास का जनक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस है। ठीक है ना। हेरोडोटस एक इंसान है जो इतिहास का जनक माना जाता है और जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो फर्स्ट अपना जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इतिहास का जनक कौन है, यानी विश्व के इतिहास का जनक की बात कर रहा हूँ। विश्व के इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस है, और जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अब आगे बात करें भारत के इतिहास का जनक कौन है, तो भारत के इतिहास में बात करें तो भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास है, जिन्होंने महाभारत, भगवत गीता नामक ग्रंथों की रचना की थी। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। तो देखो इतिहास में बात कर रहे हैं अपन विश्व के इतिहास की, तो हेरोडोटस जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास है, जिन्होंने महाभारत, भागवत गीता आदि ग्रंथों की रचना की। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। और महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। और आगे बात करें राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है, जिनको घोड़े वाला बाबा की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनके द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ के माध्यम से हमारे को राजस्थान के इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। और ये कर्नल जेम्स टॉड की जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो पुस्तक है, इसका एक अन्य नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत इन इंडिया। ठीक है ना, ये इसका एक अन्य नाम है। ठीक है। तो ये वापस मैंने रिवीजन के लिए दे दिया कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य है लेकिन अपठनीय है वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसके अंदर अपन सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। और वह काल जिसके लिखित साक्ष्य है और वो भी पठनीय है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसको अपन वैदिक सभ्यता के रूप में अध्ययन करते हैं। देखिए मेरा इन टॉपिक को वापस रिवाइज करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहता है कि अपन इनको भूले नहीं। और ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपन कई बार क्या होता है कि बड़े एग्जाम के लेवल की तैयारी करते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन छोटे से छोटे क्वेश्चन आते हैं जो अपने को कन्फ्यूज कर देते हैं और अपन को गलत कर लेते हैं कि वह कौन सा काल है जिसके अंदर लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो अपन ने काल सारे पढ़े हैं, ऐतिहासिक काल पढ़ा है, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा, लेकिन वो थोड़ी
एक अपन लिंक करके पढ़ते हैं ना, मतलब कौन से में नहीं मिला और कौन से में मिला है। तो ऐसी चीज़ें बार बार अपन जिसको रिवाइज करेंगे वो बहुत ही अच्छे से रहेगी दिमाग में, ठीक है। फिर अपन ने पत्थरों के आधार पर काल पढ़े थे, तो उसमें पूर्व पाषाण काल था जिसको पत्थरों के उपकरण का प्रयोग हुआ था। फिर मध्य पाषाण काल, इसमें पशुपालन और आग जलाना सीख गए थे। फिर नव पाषाण काल की बात करें तो यहाँ कृषि का विकास हो गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, मानव जो है वो समूह में रहना सीख गए थे। पहिए का आविष्कार का पहला वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है वो नव पाषाण काल में होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पहिए का आविष्कार पहला वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है जो किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल के अंदर हुआ, ठीक है। आगे बात करें, भारत पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। आगे देखें, भारत का ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। अब यहाँ ये चीज़ निकल के आती है कि भारत का जो ऐतिहासिक काल है ये कौन सी शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है, तो 6वीं शताब्दी से भी पूर्व का प्रारंभ माना जाता है। अब अपन अपने मेन टॉपिक जिसके बारे में ये इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी वो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे थोड़ी पहले। सिंधु घाटी सभ्यता वैसे तो अपन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जो सभ्यताएं मिली है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अपन चलेंगे अपने राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार वाले जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं। और राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन प्राचीन सभ्यताएं देखते हैं तो सिंधु घाटी का तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान के साथ में जोड़ करके किस तरीके से करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स अपने को याद रखनी है। तो देखिए, अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। पाषाण युग की समाप्ति के बाद, देखो पत्थरों के युग की समाप्ति के बाद धातुओं का युग प्रारंभ हुआ और इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल या फिर धातु काल कहा जाता है। देखो, प्राचीन सभ्यता है, पाषाण युग के बाद में ये सभ्यताएं धीरे धीरे बनने लगी और धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ और इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और अपन आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि सिंधु घाटी सभ्यता है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ आपको ये एक थोड़ी अपन ने काल पढ़े तो वहाँ से थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर देखें, हड़प्पा संस्कृति की गणना इस काल से की गई है। तो देखो, अपन ने ये चीज़ पहले ही पढ़ ली थी कि यानी इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है और अपन आद्य ऐतिहासिक के अंदर अपन ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है और अब तक विश्व में 4 सभ्यताएं क्रमशः आई है, ठीक है। कौन कौन सी सभ्यताएं? नदी के साथ में देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई। फिर मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। फिर भारत की सभ्यता जिसको अपन सिंधु सभ्यता कहते हैं जो सिंधु नदी के किनारे पली बली, ठीक है। फिर चीन में और हंग हो नदी के पास में, हंग हो सभ्यता और पीली नदी के पास में ये विकसित हुई। तो चारों सभ्यताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अपन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता हैं वो कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन सी है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला एवं फरात नदियों के किनारे विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुई, और भारत की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, और चीन की सभ्यता जो पीली नदी जिसको अपन हंग हो नदी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा एमपी यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, ठीक है। प्रथम साक्ष्य लोथल गुजरात से प्राप्त हुए और जले हुए चावल के साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो चावल के साथ में अपन ने 3 तथ्य देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चावल है वो प्राचीनतम का है, प्राचीनतम का मतलब है कोल्ड। इसको आप ऐसे याद रखो कि कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, और ठंडा पानी होता है ना, पानी तो होगा, ठीक है। तो प्राचीनतम साक्ष्य चावल के यानी चावल को उबालने के लिए क्या पानी ज़्यादा चाहिए, कोल्ड चाहिए, ठीक है ना। तो कोल्डी हवा, ठीक है ना। तो प्राचीनतम साक्ष्य को याद रखना है कोल्डी हवा से, और प्रथम साक्ष्य को याद रखना है लो से लोथल, ठीक है ना। और जले हुए चावल के साक्ष्य तो कालीबंगा, काली का मतलब काले और जले हुए मतलब जले हुए। तो ये आप इस तरीके से इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। फिर आगे देखें कुत्ते के साक्ष्य, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या कई बार राजस्थान में पूछ ली जाती है, जैसे अपने पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण काल पढ़ा तो उनको लिंक करके राजस्थान के एग्जाम में पूछ ली जाती है। राजस्थान के अगर इतिहास के पार्ट की बात करें तो उसमें पूछ ली जाती है, इसलिए ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कुत्ते की बात करें तो मानव के साथ कुत्ते के शवादान यानी दफनाने के प्राचीनतम साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं, और बुर्ज होम के अंदर लोग गर्तावास में निवास करते थे। और मानव के साथ कुत्ते के शवादान के साक्ष्य है वो रोपड़ से मिले। देखो, चावल के अंदर अपन ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, प्रथम साक्ष्य लोथल गुजरात, और जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा। और कुत्ते के साथ में अपन 2 चीज़ें पढ़ते हैं, मानव के साथ कुत्ते के
शवादान के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो अपने को मिले बुरजोम से, ठीक है ना, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में क्या करते थे लोग, जो आदि मानव रहते थे वो गर्तावासी यानी बर्फ के अंदर खड्डा बना करके रहा करते थे, ठीक है। और मानव के साथ कुत्ते के शवादान के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ पंजाब से मिले। अब देखो प्राचीनतम और प्रथम का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे रोपड़ पंजाब की खोज हो रही थी तो सबसे पहले यहाँ पे मिल गया कि मानव और कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था, ये हो गया। फिर खोज हुई माना कि किसकी? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में खोज हुई बुरजोम में, और वहाँ पे प्राप्त हुए, वहाँ पे भी यही साक्ष्य प्राप्त हुए कि कुत्ते और मानव के शवादान के साक्ष्य। अब ये प्राचीनतम का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ जो कार्बन सी पद्धति है उसके अकॉर्डिंग वो निकालते हैं कि ये कितने पुराने हैं, तो वहाँ पता चलता है कि बहुत पुराने हैं। तो यहाँ ये पता चला कि प्राचीनतम कहाँ से प्राप्त हो गए? कि बुरजोम से प्राप्त हो गए। और प्रथम कहाँ से प्राप्त हो गए? तो रोपड़ से प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार ये तो चावल में भी था, प्राचीनतम तो कोल्ड यहाँ से प्राप्त हो गए, लेकिन प्रथम की बात करें तो लोथल गुजरात से हो गए, और जले हुए की बात करें तो कालीबंगा से हो गए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चावल के साथ में 3 पॉइंट और कुत्ते के साथ में 2 पॉइंट। प्राचीनतम तो ब्रुजहोम, ठीक है, और प्रथम रोपड़ पंजाब, यानी रोपड़ पंजाब। अब आगे देखें, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिलते हैं। और भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर से मिलते हैं। ये अपन जब भारत की सभ्यता पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ। और आदि मानव के सर्वप्रथम उत्पत्ति के साक्ष्य अपन बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से माने जाते हैं। और भारत में आदि मानव की उत्पत्ति की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ी से माना जाता है। और जो आदि मानव था वो रामाफिथिकस था, ठीक है। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान। और भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश। और भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य मोहनजोदड़ो की जो पशुपति की मोहर है उससे ऊपर मिलते हैं। और आदि मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कौन से महाद्वीप में हुई? तो ये हुई थी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। और भारत में आदि मानव के साक्ष्य मिले, देखो पूरे विश्व में आदि मानव कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में मिला था। और अगर भारत में बात करें तो भारत में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मिला था। और जो खोपड़ी मिली थी वो कौन सी श्रेणी की थी? रामाफिथिकस की थी, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी के निर्माता तो होंगे कोई ना कोई। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले, यानी सिंधु की निर्माता में 4 प्रकार के लोग थे। कौन थे? प्रभु। कौन लोग थे? प्रभु से अल्प मांगो। सिंधु में ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में कौन कौन सी प्रजातियां शामिल थी? तो इसकी ट्रिक है प्रभु से अल्प मांगो। प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, यानी सबसे पहले लिंग की पूजा इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई। फिर थी भूमध्य सागरीय, यानी सर्वाधिक साक्ष्य इन्हीं के मिले, इन्हीं को सिंधु का निर्माता माना जाता है। फिर अल्पाइन और फिर मंगोलियन, यानी सिंधु सभ्यता के निर्माण में प्रमुख 4 प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। कौन कौन थी? प्रभु से अल्प मांगो, प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले कालीबंगा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग की पूजा प्रारंभ की थी, ठीक है। फिर भूमध्य सागरीय आई थी, और भूमध्य सागरीय लोगों ने ये जो लोग थे इनके साक्ष्य बहुत अधिक मिले सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में। तो इसी कारण सिंधु के निर्माता किसको माने जाएंगे? भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी उसको। और उसके बाद में से कुछ नहीं, अल्प से अल्पाइन, और माँ से मंगोलियन। तो ये चारों प्रजातियां आपको याद रखनी हैं, इनके द्वारा ही सिंधु का निर्माण किया गया। और सिंधु के निर्माण में अगर महत्वपूर्ण योगदान दिया तो वो दिया भूमध्य सागरीय प्रजाति ने, ठीक है। फिर बात करें, ये विश्व की तीसरी नगरीय है, तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। टेराकोटा से निर्मित लिंग और योनि पीठ के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। तो ये अपन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि टेराकोटा से निर्मित लिंग और योनि पीठ के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और लिंग की पूजा सर्वप्रथम कौन सी प्रजाति ने प्रारंभ की थी? तो इन्होंने की थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ने। और भूमध्य सागरीय की मुख्य रूप से विशेषता रहती है सिंधु के निर्माण में। अब देखते हैं आगे, सिंधु की लिपि। भाई अपन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे राजस्थान में, तो इसकी लिपि की बात करें तो लिपि भावचित्रात्मक थी, सर्पिलाकार थी, गोमूत्री थी और बुष्टोभेदन, ये लिपि के उपनाम है। यानी इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी? तो भावचित्रात्मक लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि थी, गोमूत्री लिपि थी और बुष्टोभेदन लिपि थी। और ये लिपि की विशेषता ये थी कि ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और इस लिपि के अंदर 64 मूल अक्षर थे, 250 से 450 तक चित्रित अक्षर थे। और इस लिपि को प्रथम बार वेडन महोदय ने पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। वेडन महोदय ने पढ़ने का प्रयास किया था। और इस लिपि को प्रथम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा की कब्रिस्तान एच आकार की मोहरों से प्राप्त होते हैं। तो देखो लिपि के बारे में बात की, लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी भाव चित्र, यानी उनके अंदर चित्र दिए हुए थे। सर्पिलाकार थी, ठीक है ना, सांप कैसे रेंगता है जमीन पर, ऐसी थी। गोमूत्री, यानी जब एक
गाय मूत्र विसर्जन करते समय जिस तरीके से चलती है और पीछे जो आकृति बसती है, जो जमीन पे आकृति उकेरित होती है, उस तरीके की ये लिपि थी। बुस्ट्रोफेदन इसका नाम है, ठीक है। तो ये 4 इसके प्रमुख नाम है और इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि पहले ये दाएं से लिखी जाती है, फिर पहले देखो दाएं से चला, फिर बाएं, ऐसे दाएं बाएं ऐसे, ठीक है ना। तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसके अंदर 64 मूल अक्षर है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, 64 मूल अक्षर है और 250 से 400 तक चित्रित अक्षर है, ठीक है। और इस लिपि को प्रथम बार पढ़ने का प्रयास जो किया था वो वेडन महोदय के द्वारा किया गया था, लेकिन ये पूर्णतः पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और इस लिपि के प्रथम साक्ष्य जो है अपने को हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, वो भी कब्रिस्तान की एच आकार की मोहरों से प्राप्त होती है। यानी हड़प्पा में एक कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में एच आकार की मोहरें प्राप्त हुई है, वहाँ से ये प्राप्त होता है, ठीक है। सिंधु का अतीत क्या है? तो देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व फरात नदी के तट पर है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है, भारत की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है और चीन की सभ्यता होंग हो या पीली नदी के तट पर है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि सिंधु घाटी के समकक्ष कौन कौन सी सभ्यता थी और उनकी नदियाँ कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व फरात पर थी, मिस्र की सभ्यता नील पर थी और भारत की सिंधु सभ्यता है वो सिंधु नदी घाटी पर थी और चीन की जो सभ्यता है चीनी सभ्यता वो होंग हो या पीली नदी के तट पर स्थित थी। अब चलते हैं आगे। देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1826 में सॉल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा। 1800, ये कुछ डेट अपने को याद रखें। 1826 में सॉल्स मेसन जो व्यक्ति था, सॉल्स मेसन, उसने हड़प्पा के टीले को देखा और 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख किया। 1826 में उसने देखा और 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में हड़प्पा नगर नाम से इसको उल्लेखित किया। फिर 1851 से 1853 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा पर एक मानचित्र जारी किया। देखो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1826 में सॉल्स मेसन एक व्यक्ति था जिसने हड़प्पा के टीले को देखा। देखने के बाद में इसने क्या किया, 1842 ईस्वी में अपने एक लेख के अंदर इसको एक नाम लिखा, प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख किया, ठीक है। फिर 1851 के अंदर 1851 से 1853 तक अलेक्जेंडर कनिंघम आया और उसने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के ऊपर एक मानचित्र जारी कर दिया, ठीक है। फिर बात करें 1861 ईस्वी की, तो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसलिए इन्हें पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? तो 1861 ईस्वी में कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या कर दी, स्थापना कर दी, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, ठीक है ना। फिर 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ था। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे, बर्टन बंधु, ठीक है ना। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के निर्देशन में ये कार्य मजदूरों ने यहाँ से क्या किया, ईंटों को निकाल। देखो भाई, इसने 1861 ईस्वी के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। फिर क्या हुआ, 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पे कार्य प्रारंभ किया। तो मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर गए हड़प्पा पे टीले पे और वहाँ से इन्होंने ये टीले से ईंटें लेकर कर यहाँ पे बिछा दी, ठीक है ना। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन के भारत आया, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन के भारत आया था और इसने 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। यहाँ जो आपको तथ्य दिखा रही है बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है ना। 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और इसका प्रथम निदेशक बनाया था जॉन मार्शल को, ठीक है ना। प्रथम निदेशक जॉन मार्शल को बनाया था और जॉन मार्शल ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अंदर 5 लोग थे। कौन कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी, फिर रौखलदास बनर्जी, फिर माधव स्वरूप, फिर मार्टिन हिलर और अर्नेस्ट मेके। तो जब इसने 1899 से 1805 तक लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसने क्या किया, 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी और इन्होंने ये पहले की सारी जानकारियां पढ़ ली थी कि भाई हड़प्पा का टीला था और यहाँ से ईंटें वगैरह लेके गए थे। तो इसने क्या किया, एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी और महानिदेशक जॉन मार्शल को बना दिया और जॉन मार्शल ने एक कमेटी बनाई 5 लोगों की, जिसके अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी, रौखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप, मार्टिन हिलर और अर्नेस्ट मेके, ये 5 लोगों का कार्य ये था कि आप राजस्थान पूरे भारत में जाइए और क्या कीजिए, पुरातात्विक स्थल है उनकी खोज कीजिए। तो ये लोग पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में भटकते रहते थे, कहीं ना कहीं कुछ खोदो, कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको कार्य दिया गया था। अब देखें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखो, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। 3 देशों के अंदर इसका विस्तार है, भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो भारत में है, सर्वाधिक स्थल की बात करें तो भारत में गुजरात में है और सबसे कम विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान में है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको
होनी चाहिए। अब देख लेते हैं एक मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता भारत के संदर्भ में देखते हैं तो देखो भारत के अंदर सबसे उत्तरी जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ऐसे फैली हुई है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी जो बिंदु है वो मांडा है जो चेनाब नदी पर पड़ता है और अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में। उत्तरीतम बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? मांडा, चेनाब नदी, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। और बात करें दक्षिणतम बिंदु तो देमाबाद बिंदु है, परवरा नदी या फिर गोदावरी नदी कहते हैं, और अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर है। तो मांडा सभ्यता, चेनाब नदी, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर भारत का उत्तरीतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और दक्षिणतम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की बात करें तो देमाबाद, परवरा या फिर गोदावरी नदी तट पर स्थित है, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और बात करें भारत का पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है तो आलमगिरीपुर, हिंडन नदी या फिर इसी को यमुना नदी कहते हैं जो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और बात करें फिर इधर तो इधर का जो बिंदु है वो अपने पूर्व पश्चिम का जो बिंदु है वो चुतकागेडोर बलूचिस्तान दस्त नदी के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखें तो एक अभी नया एक क्वेश्चन ऐड हुआ है कि अपन वैसे तो अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे बहुत सी किताबों के अंदर कि भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु है वो देमाबाद परवरा नदी अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन अभी क्वेश्चन एक आया था मुझे कौन से पेपर में आया था वो तो एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके अंदर जो दक्षिणतम बिंदु है वो नागेश्वर को माना और नागेश्वर है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के नवीनतम स्थल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अभी नवीनतम स्थल खोजे गए हैं जिसमें करीमशाही गुजरात है, वेंगीकोट थार के मरुस्थल से खोजा गया है, कोडराना गुजरात से है, और कोटड़ा वादली गुजरात जो डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं कोटड़ा वादली गुजरात से, तो ये नवीनतम साक्ष्य है। तो करीमशाही गुजरात, वेंगीकोट थार मरुस्थल तो कोडराना गुजरात है, और कोटड़ा वादली गुजरात के अंदर ही है जिससे हमारे को डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री के आदेश पर लोथल में मैरी टाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो ये बहुत से एग्जामों में आया राजस्थान के कि कौन से स्थान पर मैरी टाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री के आदेश पर लोथल के अंदर मैरी टाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं सिंधु का कालक्रम देख रहे हैं तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ है वो इसकी हिडन हो गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है जॉन मॉर्सल, ठीक है ना। जॉन मॉर्सल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम बताया है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। और फिर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर अपने को जो देखने को मिलता है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है, ठीक है ना। और आगे बात करें कार्बन सी पद्धति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन सी पद्धति जो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम मानती है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसका समर्थन डीपी अग्रवाल तथा रोमिला थापर ने किया था। देखो ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया था, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में कार्बन सी पद्धति का समर्थन करता है, ठीक है ना। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ये दोनों कार्बन सी पद्धति का समर्थन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कालक्रम है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। और कार्बन सी पद्धति जो है वो बिलियर्ड लिब्बी के द्वारा खोजी गई थी, यानी कार्बन सी पद्धति की खोज बिलियर्ड लिब्बी के द्वारा की गई थी। मेहरगढ़, बालाथल, कालीबंगा प्राक हड़प्पा क्षेत्र माने जाते हैं और मेहरगढ़ से प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये अपन बात कर चुके। अब आगे देखते हैं सिंधु के नामकरण। अब ये सिंधु था, इसका नामकरण कैसे हुआ? देखो सिंधु सभ्यता किसने कहा सिंधु सभ्यता? तो जॉन मॉर्सल द्वारा अपनी पहली बार 1920 ईस्वी में प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो द इंडस सिविलाइजेशन 1927 ईस्वी में नाम प्रकाशन इल्स्ट्रेस्ट द लंदन नामक पत्रिका में किया गया। और 1930-31 ईस्वी में इसका नाम द लंदन वीकली नामक साप्ताहिक समाचार में प्रकाशित किया गया। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसको सिंधु सभ्यता किसने कहा? जॉन मॉर्सल ने कहा। और फिर कुछ लोगों ने इसको क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कहा था डॉक्टर रफीक मुगल और इनकी पुस्तक थी द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता यानी बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम किसने दिया? तो डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। तो मैंने इनको अलग अलग कर रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मॉर्सल ने कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता एक बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता है तो डॉक्टर रफीक मुगल और इनकी पुस्तक जो थी द ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और हड़प्पा किसने कहा? तो प्रथम उत्खनिज क्षेत्र जब हुआ था उस समय इसका नाम हड़प्पा रखा गया था। और सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। तो ये थे कुछ सामान्य जानकारी जो अपने को राजस्थान की सभ्यता
स्थल पढ़ने से पहले अपने को एक पढ़नी चाहिए, एक अच्छी रणनीति के साथ अपन पढ़ते हैं तो अपने को पहला अपने को क्या बोलते हैं वो नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव अपन ने भर ली है, अब आगे का कार्यक्रम अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन दोनों क्लासों में पढ़ाई की चीज़ों को वापस पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। मिलते हैं थर्ड क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन देखेंगे राजस्थान की सभ्यताएं, ये सारी की सारी सभ्यताएं देखने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हुई है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये नोट्स आप प्रिंट निकाल सकते हैं PDF के माध्यम से। मैं कुछ ही दिनों के अंदर इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के साथ स्टडी करने के लिए। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।